हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीई सेकंड ईयर। हम अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स ग्रामीण सामाजिक संरचना। स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पेपर है कौन सा है? ग्रामीण समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत हमने ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हमने जाति व्यवस्था, परिवार, संयुक्त परिवार और पिछला वीडियो जो था अपना किससे संबंधित था स्टूडेंट्स? ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत धर्म से संबंधित था। आज हम स्टूडेंट्स ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है शक्ति संबंध या शक्ति संरचना। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की लगभग 70% पॉपुलेशन जो है कहाँ निवास करती है स्टूडेंट्स? ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो किस प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती थी जिनके द्वारा नियंत्रित होता था? तो सिंपल रूप में ये कहा जाता है कि वहां पर शक्ति का प्रभाव पाया जाता था। उस शक्ति के प्रभाव की वजह से ही व्यक्ति नियंत्रित होता था। हालांकि मैंने जब आपको नियंत्रण के साधन बताए थे औपचारिक और अनौपचारिक, तो उसके अंतर्गत आपको बताया था औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत कानून, जेल, न्यायालय इत्यादि व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं जो है बहुत बाद में विकसित हुई। किंतु जब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, उससे पहले जो व्यक्ति है वो व्यक्ति यानी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति जो है वो अनौपचारिक जो नियंत्रण के साधन पाए जाते थे, उन अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों के द्वारा ही नियंत्रित होता था। तो उन अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत शक्ति संरचना जो है या शक्ति संबंध जो है वो भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है स्टूडेंट्स, जो कि व्यक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। यानी यदि कोई व्यक्ति जो है क्रियाएं करता है, क्रियाएं करना उसका मौलिक अधिकार है, वो समाज में रहता है तो क्रियाएं कर सकता है। बट स्टूडेंट्स यदि वो समाज के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई क्रिया करता है तो उन क्रियाओं को रोकने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जो शक्ति है या शक्ति संबंध या शक्ति संरचना है वो उनको रोकने का कार्य करती है। यानी दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करना इसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स, शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी व्यक्ति जो है वो दूसरे की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, तो वह उसकी जो क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी ये शक्ति जो है कैसी है? एक समुद्री धाराओं की तरह है, बार बार में व्यक्ति को जो है अपनी ओर रिझाने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, साथ ही साथ उसकी क्रियाओं को नियंत्रित रखने का भी प्रयास करती है। साधारण शब्दों में स्टूडेंट्स यदि हम शक्ति का अर्थ जाने तो ये शक्ति किसी भी व्यक्ति एवं समूह के उस दबाव से समझा जाता है जो अन्य व्यक्तियों या समूह पर स्पष्ट होता है। यानी शक्ति क्या हो गई? व्यक्ति एवं समूह पर एक तरह का दबाव है, जिसके अंतर्गत उनको ये कहा जाता है कि आप इस प्रकार की क्रियाओं का निर्वहन कर
परिस्थिति से। अब आप ये कहेंगे परिस्थिति क्या है? परिस्थिति स्टूडेंट्स एक पद है। व्यक्ति को समाज में जो पद प्राप्त होता है वही उसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? परिस्थिति कहलाती है। तो ये देखिए परिस्थिति जो है वो दो प्रकार की है। पहली परिस्थिति है स्टूडेंट्स प्रदत्त और दूसरी जो है वो अर्जित है। प्रदत्त परिस्थिति जो है, आपने एक बार यदि उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त परिवार में जन्म ले लिया, वैसे ही समाज में जन्म ले लिया, तो आपको जो पद प्राप्त हो गया वो है प्रदत्त। बिना जन्म लेते ही प्राप्त हो जाना प्रदत्त, बट आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उसके पश्चात आप जो पद प्राप्त करते हैं, आप RS IAS बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, तो वह आपका पद कौन सा होगा स्टूडेंट्स? अर्जित होगा। और इन पदों या परिस्थिति से संबंधित ही क्या होता है स्टूडेंट्स? शक्ति प्राप्त होती है व्यक्तियों को। यानी शक्ति का सीधा साधा सा जो संबंध है वो किससे होता है स्टूडेंट्स? परिस्थिति या पद से होता है। और उस परिस्थिति या पद पर रहते हुए व्यक्ति जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही अपनी भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करता है। यानी परिस्थिति और भूमिका जो है दोनों क्या है स्टूडेंट्स? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एंड भूमिका, जैसा पद है वैसी शक्ति है और उसी के अनुसार क्या करना है स्टूडेंट्स? उसको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। तो इस प्रकार से समझ गया शक्ति क्या हुई स्टूडेंट्स? दूसरों को नियंत्रित करने की या दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है, वह क्षमता किसी व्यक्ति की या समूह की क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? शक्ति कहलाती है। स्टूडेंट्स मैक्स वेबर के नाम से आप अच्छे से वाकिफ हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्स वेबर की जो है सत्ता या सामाजिक क्रिया का अध्ययन जो है हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो मैक्स वेबर जो है उन्होंने क्या बताया है कि सामान्यतः एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा इच्छा को दूसरों पर क्रियान्वित करना। यानी एक व्यक्ति है, उसकी इच्छा है, वो जबरदस्ती उसको दूसरों पर लाता है, यानी दबाव बनाता है कि आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। अथवा दूसरा व्यक्ति जो है यदि विरोध भी करता है इसके प्रभाव का, तो विरोध करने पर भी वह उसे पूर्ण करता है, पूर्ण कर लेने की क्षमता रखता है। तो मैक्स वेबर के अनुसार क्या कहलाती है? वो शक्ति कहलाती है। यानी शक्ति क्या हो गई? दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करना। जबरन यदि साधारण रूप से वो कर रहा है, दबाव में आकर अपनी क्रिया को उसी के अनुसार संपादित करना है, तो भी वह क्या कहलाती है स्टूडेंट? शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से शक्ति एक ऐसी निहित भावना हो गई जो कि व्यक्ति की एक ऐसी क्षमता को बदलाती है जो कि अन्य व्यक्तियों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं पर दबाव बनाने की या फिर उन अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। वह अन्य व्यक्ति जो है वो नहीं चाहता है कि वो उस अन्य व्यक्ति की क्षमता या शक्ति के अनुसार कार्य करे, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के साथ, उस पद के साथ उसकी जो शक्ति जुड़ी हुई होती है, सत्ता जुड़ी हुई होती है, उस अधीनस्थ व्यक्ति को उसके अनुसार ही क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से शक्ति क्या हुई? किस प्रकार का रूप है? ये एक सामाजिक तथ्य है या सामाजिक रूप है जो कि अन्य व्यक्तियों को प्रभावित
भी करेगा और प्रभावित करने के साथ साथ वह क्या करेगा स्टूडेंट्स, नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। समाज में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, शक्ति के मुख्य रूप से दो रूप दिखाई देते हैं। कितने रूप दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स? दो रूप दिखाई देते हैं। प्रथम तो होता है सत्ता और दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है प्रभाव। शक्ति के कितने रूप हो गए? दो रूप हो गए। एक तो हो गया सत्ता और दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्रभाव हो गया। सत्ता जो है वो क्या है? एक औपचारिक शक्ति है स्टूडेंट्स। कैसी शक्ति है? एक औपचारिक शक्ति है। क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि सत्ता जो है किसके साथ जुड़ी हुई है? इस पद के साथ जुड़ी हुई है, व्यक्ति की परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। क्या? सत्ता। क्योंकि वह सत्ता कैसी? उसकी अर्जित प्रकार का पद है और उस अर्जित प्रकार के पद के साथ साथ उसकी सत्ता के साथ साथ क्या जुड़ा? उसकी शक्ति जुड़ी हुई है। इसीलिए इस सत्ता का पालन करना अन्य व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है। तो इस रूप में सत्ता कैसी शक्ति हो गई स्टूडेंट्स? औपचारिक शक्ति हो गई। जबकि प्रभाव जो है वो अनौपचारिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? अनौपचारिक शक्ति। स्टूडेंट्स मैंने दो चीज बताई थी आपको। नियंत्रण भी कितने प्रकार का बताया था? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण कौन सा होता है? जो कानून, दंड, जेल व्यवस्था, न्यायालय इत्यादि के द्वारा जो नियंत्रण व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है वह औपचारिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स। और समाज के अंतर्गत अनौपचारिक नियंत्रण के साधन जो हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो होते हैं जो कि व्यक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। हालांकि उन पर इस तरीके का कोई दबाव नहीं होता है कि वो उनको माने, बट फिर भी वो समाज में रहते हुए, जाति में रहते हुए उन विभिन्न क्रियाओं का या उन प्रथाओं, परंपराओं का पालन करता है। तो वह हो गए अनौपचारिक नियंत्रण के साधन। तो जो अनौपचारिक नियंत्रण है, प्रभाव भी क्या है? अनौपचारिक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये अर्जित नहीं है। अर्जित क्यों नहीं है? ये अपने आप प्राप्त हो गया, ये प्रदत्त है। देखिए पहले जब ग्राम पंचायत, जाति पंचायत इत्यादि पाए जाते थे, या हमने जब परिवार और संयुक्त परिवार का अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि जो परिवार का जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, सारी सत्ता जो है, सारा प्रभाव जो है उसके अंदर में ही होता। यानी परिवार के जो सभी सदस्य होते थे उसकी आज्ञा का पालन करते थे, साथ ही साथ उसके अनुशासन में रहने का कार्य करते थे। तो ये प्रभाव भी जो इस शक्ति का दूसरा रूप है स्टूडेंट्स, ये औपचारिक नहीं होकर अनौपचारिक है। क्योंकि यदि किसी प्रतिष्ठित समाज में, यदि किसी प्रतिष्ठित जाति में, या फिर यदि किसी प्रतिष्ठित परिवार में यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है और वो वहाँ का वयोवृद्ध व्यक्ति है, तो वह प्रभाव जो है उस व्यक्ति को अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रभाव जो है किस प्रकार की शक्ति हो गई स्टूडेंट्स? अनौपचारिक प्रकार की शक्ति हो गई। यानी सत्ता औपचारिक पद ग्रहण करेगा, औपचारिक पद प्राप्त करेगा तो उसको औपचारिक शक्ति प्राप्त होगी। जबकि प्रभाव जो है वो क्या होगा? अनौपचारिक शक्ति का आभास कराता है। गांव में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के लोग जो है निवास करते हैं, चाहे वे दयालु, मिलनसार, धार्मिक प्रवृत्ति के वयोवृद्ध व्यक्ति। अभी मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा वयोवृद्ध कर्ता के रूप में माना जाता है, उसको क्या होता है? अपने आप जो है अनौपचारिक शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है और वह उसकी अनौपचारिक शक्ति जो होती है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती है? प्रभाव कहलाती है।
किंतु देखिए प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो किसी पद पर स्थापित हुए हैं तो वह उनके द्वारा अर्जित किया गया पद है, तो उस प्रकार की शक्ति को आप कौन सी शक्ति कहेंगे? औपचारिक शक्ति कहेंगे। इसकी बजाय जो प्रभाव, यानी आप यूँ कह लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, यानी महात्मा गांधी है, एक अच्छे व्यक्ति थे तो उनका क्या था? प्रभाव था, और उस प्रभाव की वजह से ही जो पूरे देश के लोग थे उन्होंने उनके विभिन्न जो आंदोलन थे स्टूडेंट्स, उस आंदोलन में सहायता करने का प्रयास किया था। ये तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? शक्ति के रूप हो गए। कितने? दो, सत्ता और प्रभाव। अब हम शक्ति संरचना को देखते हैं स्टूडेंट्स। किसको देखते हैं स्टूडेंट्स? शक्ति संरचना। शक्ति संरचना के अंतर्गत स्टूडेंट्स समाज में जो शक्ति संरचना होती है उसका निर्माण जो होता है, इसके प्रमुख स्वरूप या आकार जो है या प्रकार जो है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहली जो होती है या शक्ति संरचना का पहला प्रकार या स्वरूप जो है स्टूडेंट, वो होता है अभिजात शक्ति। किस प्रकार की शक्ति स्टूडेंट? अभिजात शक्ति। अभिजात शक्ति स्टूडेंट्स, अभिजात वर्ग कौन सा होता है? जो समाज में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, यानी जिसके पास संपत्ति होती है। संपत्ति के आधार पर वो एक समाज के उच्च वर्ग में सम्मिलित होता है और वह संपत्ति के साथ साथ कार्य करने की क्षमता एवं प्रभाव के कारण तथा उच्च पदों के कारण क्या करते हैं? शक्ति धारण करते हैं। तो इस प्रकार की शक्ति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आ गई स्टूडेंट्स? अभिजात शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरी आती है स्टूडेंट्स संगठित शक्ति। कौन सी आती है स्टूडेंट्स? संगठित शक्ति। यानी समाज में कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिन्हें जनता का समर्थन एवं स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी संगठित रूप से वो है और संगठित रूप से उन्हें क्या प्राप्त है? शक्ति प्राप्त है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, डॉक्टर्स, अध्यापक या किसान जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अपना एक संगठन बनाकर संगठन के रूप में शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और जब भी कोई कार्य करवाना होता है अन्य व्यक्तियों से, तो वह अपनी उस संगठित शक्ति का क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रयोग करते हैं। तो ये शक्ति संरचना का कौन सा प्रकार हो गया स्टूडेंट्स? दूसरा प्रकार। तीसरा जो है महत्वपूर्ण प्रकार, जब संगठित है तो असंगठित शक्ति भी होती है स्टूडेंट्स। असंगठित शक्ति जो है उसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं? जो कि कभी कभी ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यानी कभी कभी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, कभी कभी अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, वही लोग क्या करते हैं? इस असंगठित शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी प्रकार की कोई दंगे हो रही है, समाज में कोई लड़ाई हो रही है, तो उस समय वो आ जाते हैं और एकजुट होकर भीड़ के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तोड़ाफोड़ी करते हैं या कुछ और अन्य इस उपद्रव प्रकार के कार्य करते हैं, तो वह असंगठित शक्ति है। या फिर हम देखते हैं कि जनतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को मताधिकार देने का अधिकार है, तो उस मताधिकार के अंतर्गत भी व्यक्ति जो है अपनी असंगठित शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति यदि खड़ा होता है तो उसके विरोध प्रदर्शन करके वो अपनी असंगठित शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अंतिम और प्रमुख रूप से शक्ति संरचना का जो प्रकार आता है स्टूडेंट, वो
नहीं करता है, न ही कानून के द्वारा जो परिभाषित विभिन्न नियम और सिद्धांत होते हैं उनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से एक जो प्रभावशाली व्यक्ति है या फिर शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा, प्रभाव या शक्ति जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि अन्य व्यक्तियों पर दबाव बनाने का कार्य करती है।